अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 28 ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि वेयर वी लेफ्ट आवर डिस्कशन इन द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली डिज़ाइन टेक्निक्स हमें देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने एक मोटिवेशनल एग्जांपल देखी थी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स क्यों चाहिए होते हैं हमें, व्हाई वी नीड दैट, और अगर ये नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न हैं क्या, बेसिकली उनकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एंड व्हाई वी नीड टू डिस्कस इट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक फॉर्मल डेफिनेशन भी देखी थी, और दैट वाज द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट इन आवर लास्ट लेक्चर। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग अपनी वही डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जस्ट अ रीकैप, जहां पे हमें लास्ट टाइम छोड़ा था, हमने ये कहा था कि डिजाइन पैटर्न की बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। दे आर बेसिकली मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ द डिजाइन पैटर्न। हम लोग इस कोर्स के अंदर हर कैटेगरी से रिलेटेड डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स की डिस्कशन किया करेंगे। अब जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि देयर आर अनकाउंटेबल डिजाइन पैटर्न्स, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग ये कि कोई स्टैंडर्डाइज्ड चीजें नहीं है। यानी हो सकता है कि अगर हम लोग 100 डिजाइन पैटर्न भी पढ़ लें, 100 और रह जाएं, तो हम लोग वो डिजाइन पैटर्न की डिस्कशन या उन डिजाइन पैटर्न को हम लोग पढ़ेंगे जो कॉमनली डिस्कस्ड होते हैं, कॉमनली यूज्ड होते हैं, बट दैट इज नॉट द लिमिट। द बेसिक एम वुड बी कि यू पीपल शुड गेट द बेसिक आइडिया, द कोर आइडिया विच इज अंडरलाइंग द डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न का कोर क्या है, उसे हमने अप्लाई किधर करना है और किस वक्त अप्लाई करना है। तो ये बेसिकली थीम है हमारी सारे लेक्चर्स की नाउ ऑनवर्ड्स डिस्कशन का। क्योंकि टिल द एंड ऑफ दिस कोर्स हम लोग मल्टीपल कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे हर डिजाइन पैटर्न की। देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स हम लोग सॉफ्टवेयर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि जितने भी हमने डिजाइन पैटर्न हमने पढ़ने हैं, दे विल फॉलो सम टेम्पलेट, दे विल फॉलो सम क्लासिफिकेशन, देयर विल बी सम स्टैंडर्डाइज्ड थिंग्स जो कि डिजाइन पैटर्न से रिलेटेड हमें हर डिजाइन पैटर्न से रिलेटेड मालूम होनी चाहिए। या यूं कह लें कि कुछ स्टैंडर्डाइज चीजें हैं एक टेम्पलेट की फॉर्म में जो हम लोग हर डिजाइन पैटर्न से रिलेटेड डिस्कस किया करेंगे। अब वो क्लासिफिकेशंस क्या हैं, या यूं कह लें कि टेम्पलेट क्या है। सबसे पहले हर डिजाइन पैटर्न का कोई ना कोई नाम होगा, उसके बाद कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम जरूर होगा जिसको वो डिजाइन पैटर्न एड्रेस कर रहा होगा। अब जब हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें गोल भी हो सकता है पैटर्न का, उसमें सिनोनिम भी पैटर्न्स का हो सकता है, उसमें एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, उसमें प्रॉब्लम एरियाज भी हो सकते हैं, एंड दीज आर नॉट द लिमिट। उसके बाद जो अगला उसका टेम्पलेट का पोर्शन होगा वो होगा सोल्यूशन पार्ट का। हम बेसिकली ये देखा करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं हमारे डिजाइन पैटर्न के, उनमें पैकेजेस कौन से यूज हो रहे हैं और क्लासेस कौन सी यूज हो रही हैं, इंटरेक्शन हमारी कैसे यूज हो रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब है बेसिकली सोल्यूशन के अंदर हम लोग क्लास डायग्राम को डीपली डिस्कस किया करेंगे, और फिर उस क्लास डायग्राम की बेस पे हम लोग उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस किया करेंगे, देन कॉन्सिक्वेंसेस, एंड देन आई विल ट्राई कि हर डिजाइन पैटर्न जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें उसकी कम से कम एक एग्जांपल, यानी क्लास डायग्राम प्लस जावा कोड हम डिस्कस कर लिया करें, और एक एग्जांपल सिर्फ क्लास डायग्राम की फॉर्म में हम डिस्कस कर लिया करें, मेनली ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। यानी अगर मैं हर डिजाइन पैटर्न की क्लास डायग्राम और जावा कोड को सेपरेटली डिस्कस करूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम एक एग्जांपल, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एक एग्जांपल जावा कोड प्लस क्लास और डायग्राम की हम लोग होलिस्टिकली डिस्कस किया करें। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक डिजाइन पैटर्न डिस्कस करेंगे, देन आई विल ट्राई टू डिस्कस द रेलिवेंट जावा कोड, यानी विल द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करूंगा जो कि किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगी, फिर उससे रिलेटेड जो जावा का कोड होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम डिस्कस करेंगे। अब जो आखिरी चीज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन पैटर्न में है वो बड़ी क्रिटिकल है, वो है कि कंपैरिजन विद द अदर पैटर्न्स या डिस्क्रिमिनेशन टू द अदर पैटर्न। इसका मतलब ये है कि हम ये जरूर देखा करेंगे समवेयर डाउन द रोड कि अगर हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में एक डिजाइन पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं, अगर इसकी जगह कोई दूसरा डिजाइन पैटर्न अप्लाई करते तो उसके क्या ट्रेड ऑफ्स होंगे। तो ये एक डिस्कशन होगी जो हम लोग इंटरेस्टिंग फॉर्म में आई विल ट्राई टू डिस्कस, ताकि आप लोगों को ये चीज इजीली ग्रास्प हो जाए। अब टू स्टार्ट विद, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था,
बेसिकली मल्टीपल कैटेगरीज हैं, या यूं कह लें कि 3 मेन कैटेगरीज हैं डिजाइन पैटर्न्स की, जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहली कैटेगरी है वो है क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स, दूसरी जो कैटेगरी है वो है स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न, और जो तीसरी है वो है बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। ये 3 कैटेगरीज हैं। इन 3 कैटेगरीज को हम लोग सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे, यानी पहले क्रिएशनल एंड सो ऑन, और हर कैटेगरी के अंदर हम लोग जो इंपॉर्टेंट हमारे डिजाइन पैटर्न्स हैं या मोस्टली यूज डिजाइन पैटर्न्स हैं, उनको हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस किया करेंगे। तो टू स्टार्ट विद हम पहले ये देखते हैं कि व्हाट आर द क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स। अभी हम कोई स्पेसिफिक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न यूज नहीं कर रहे, हम पहले ये देखते हैं कि क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न क्या चीज है। अब जो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है, दे बेसिकली एड्रेस द इशू या एड्रेस अ वेरी बेसिक इशू ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड द इंस्टेंशिएशन ऑफ द क्लासेस, यानी जो क्लासेस हम लोग मेमोरी में इंस्टेंशिएट करते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न बेसिकली हमें एक बहुत ही यूनिफॉर्म, सिंपल एंड कंट्रोल्ड मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करता है टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनके लिए एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड किस्म का तरीका हमें प्रोवाइड किया जाता है व्हेन वी यूज द क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स। उसके बाद जो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है वो बेसिकली जो डिटेल्स होती हैं हमारी क्लासेस की इंस्टेंशिएशन से रिलेटेड और ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड, उनको इनकैप्सुलेट करने में हमारी मदद करता है। यानी जो इंप्लीमेंटेशन लेवल डिटेल्स हैं, या यूं कह लें वो चीजें जो हमारे क्लाइंट को नहीं पता होनी चाहिए, उनको इनकैप्सुलेट करने में हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे भी प्रोवाइड करता है। एक तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हमें एक कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, दूसरा हमें उन्हीं ऑब्जेक्ट की जो इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उनको इनकैप्सुलेट करने में भी हमें मदद करता है। अब यहां पे जो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स हैं, ये इंटरफेसेस को इनकरेज करते हैं। इसलिए इनकरेज करते हैं क्योंकि जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर की जो डिजाइन की टेक्निक्स थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि द ऑब्जेक्ट शुड हैव लूज कपलिंग। तो लूज कपलिंग से मुराद ये है कि इनकी आपस में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी अमंग द ऑब्जेक्ट्स या अमंग द आप कह लें जो हमारे कंपोनेंट थे उनमें डिपेंडेंसी मिनिमम होनी चाहिए। इट वाज लूज कपलिंग एंड हाई कोहेजन। तो हम इंटरफेसेस बेसिकली इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम से कम हो, लूज कपलिंग को अचीव करने के लिए। जीरो कपलिंग को नहीं, लूज कपलिंग को अचीव करने के लिए हम लोग इंटरफेस यूज करेंगे। तो ये बेसिकली 3-4 चीजें हैं जिनको बेस बना के क्रिएशनल और डिजाइन पैटर्न्स डिजाइन किए गए हैं फॉर डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, फॉर डिफरेंट स्पेसिफिक डोमेन। अब यहां पे आपको एक चीज से कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को कि लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको डिजाइन पैटर्न की मोटिवेशन की जो एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने बार बार ये कहा था कि इंटरफेस, वो जो वाली एग्जांपल थी कि इंटरफेस यूज करने की वजह से जो एंड अप एट द डेड एंड। अब यहां पे आपको लग रहा होगा कि मैं ये कह रहा हूं कि इंटरफेसेस आर इनकरेज्ड इन द क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न टू रिड्यूस द कपलिंग। अब जब हम लोग वो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे जो वाली, उसको हम कोई स्पेसिफिक डिजाइन पैटर्न यूज नहीं कर रहे थे। मैंने एक जनरल प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस की थी कि इंटरफेस की वजह से रीयूजेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो रही थी उस एग्जांपल में, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि हम इंटरफेस यूज ही ना करें। उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंटरफेस वाज रॉन्ग, लेकिन दिस डज नॉट मीन कि वी शुड नॉट बी यूजिंग इंटरफेसेस इन एनी अदर डिजाइन पैटर्न एज वी विल डू इन द क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, क्योंकि जो इंटरफेसेस का यूजेज है वो डिजाइन पैटर्न के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हमने कपलिंग को कम करना है। तो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं, एक कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, एक कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया इनकैप्सुलेशन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन डिटेल, और तीसरा कि वी विल एनकरेज इंटरफेसेस, द यूजेज ऑफ इंटरफेसेस टू रिड्यूस द कपलिंग। ये बेसिकली 3 से 4 हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे या मेन गोल होंगे व्हाइल वी विल बी डिस्कसिंग द क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। अब जो सबसे पहला क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न
जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, दैट इज वेरी फेमस वन, दैट इज फैक्ट्री पैटर्न। अब जो फैक्ट्री पैटर्न है उसको हम लोग दो डिफरेंट अप्रोचेस के साथ डिस्कस करेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्योंकि सिंस दिस इज द फर्स्ट डिजाइन पैटर्न जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आई वुड लाइक टू डिस्कस इट इन बिट मोर डिटेल एज कंपैरिजन टू द अदर कमिंग डिजाइन पैटर्न। तो दो डिफरेंट अप्रोचेस होंगी। आज के लेक्चर में एक अप्रोच होगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और अगले लेक्चर में एक कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच होगी विद द हेल्प ऑफ अ कंप्लीट एग्जांपल, यानी उसमें कोड कंप्लीटली कोड बेस्ड एग्जांपल होगी। और आज के लेक्चर में हम लोग क्लास डायग्राम से कोड जनरेट करने की कोशिश करेंगे फैक्ट्री पैटर्न का, और जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग रिवर्स करेंगे। उसमें हम लोग पहले कोड हम लिखेंगे और फिर देन वी विल एंड अप विद द क्लास डायग्राम। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट अप्रोचेस होंगी। ये मैं इसलिए आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि जब आप इनको डिफरेंट बुक्स में पढ़ेंगे तो यू विल गेट डिफरेंट फ्लेवर्स। अगर आप इसको इंटरनेट में भी सर्च करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट अप्रोच के साथ डिफरेंट ऑथर्स ने डिस्कस किया हुआ है, मेनली ड्यू टू वन रीजन कि देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। हर यूजर या हर जो हमारा ऑथर है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सेम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, एंड अकॉर्डिंग टू हिज और हर परसेप्शन दे मेंशन इट। तो मेरा कहने का मतलब है देयर इज नो फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल कि यही फैक्ट्री पैटर्न है और इसी को इसी तरीके से यूज करें। नो, देयर आर मोर देन वन वेज। वी विल बी डिस्कसिंग टू वेज। नाउ व्हाट इज अ फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न? जैसे मैंने आपको कहा था कि एज पर द क्लासिफिकेशन नेम ऑफ द पैटर्न इज फैक्ट्री पैटर्न। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, या यूं कह लें प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि किस वजह से फैक्ट्री, या वो कौन सा प्रॉब्लम है जिसको फैक्ट्री पैटर्न एड्रेस करेगा। देन वी विल गो टू द सॉल्यूशन ऑफ द फैक्ट्री पैटर्न एंड देन विद द एग्जांपल। अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बहुत सिंपल सी है। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग अ क्लास हायरार्की, हमारे पास सुपर टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, इंटरफेसेस हैं, कोई मल्टीपल हमारे पास क्लासेस हैं, यानी एक वी आर हैविंग अ क्लास हायरार्की। अब उस क्लास हायरार्की के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, हमारा जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, यानी जो हमारा क्लाइंट है कह लें, वो कुछ क्लासेस को एक्सेस करता है या मल्टीपल क्लासेस को एक्सेस करता है ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। दैट इज वेरी सिंपल। मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन जो हमारी होती है या जो हमारा क्लाइंट होता है, इट नो कि विच क्लास टू इंस्टेंशिएट, यानी उसने किस क्लास के साथ इंटरेक्शन करनी है, उसने किस क्लास के साथ उसने बातचीत करनी, यानी यूं कह लें उसने किस क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है रन टाइम के ऊपर। दैट इज अ कॉमन केस। लेकिन एट टाइम देयर इज अ सिचुएशन व्हेन आवर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट या व्हेन आवर क्लाइंट ऑब्जेक्ट डज नॉट नो विच ऑब्जेक्ट टू इंस्टेंशिएट, यानी उसको ये तो पता है कि उसने कोई क्लास एक्सेस करनी है हायरार्की के अंदर, लेकिन कौन सी क्लास एक्सेस करनी है उसको नहीं मालूम पड़ रहा। यानी उसको सिर्फ इतनी फंक्शनैलिटी पता है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्लाइंट साइड कोड उसने कोई ना कोई क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है क्लास हायरार्की के अंदर, लेकिन स्पेसिफिक क्लास कौन सी है जिसको उसने एक्सेस करना है उसको नहीं पता। अब ये मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकता है। मेन रीजन इसका ये हो सकता है कि जिस स्टेट में आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है वो एक रीजन हो सकती है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। तीसरी मेन जो सबसे क्रिटिकल रीजन कि रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है, रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है और उसके हिसाब से हमारी क्लास हायरार्की चेंज होती जा रही है। तो ये मेन रीजन हमारी हो सकती है कि हमारे एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को नहीं समझ आ रही या उसको ये नहीं पता कि उसने कौन सी क्लास को एक्सेस करना है वाया इट्स ऑब्जेक्ट। अब इस सिचुएशन में जब उसको ये नहीं पता कि उसने कौन सी स्पेसिफिक क्लास को एक्सेस करना है, इस सिचुएशन में उसको कोई ना कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया इनबिल्ड करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 6 क्लासेस हैं हमारी क्लास हायरार्की के अंदर, तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को 6 इफ देन एल्स या 6 स्विच स्टेटमेंट्स या कोई कंडीशनल क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा टू हैंडल ईच ऑब्जेक्ट। यानी अगर 6 क्लासेस हैं तो हर ऑब्जेक्ट हर क्लास के अगेंस्ट उसको ये चेक लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन साइड के ऊपर कि अगर फॉर एग्जांपल क्लास ए एक्सेस करनी है
मतलब अगर क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए एक सेपरेट चेक होगा, अगर क्लास बी एक्सेस करनी है उसका सेपरेट चेक होगा, एंड सो ऑन। अब इसके लिए इसका मतलब ये है कि जितने भी एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट्स होंगे, या यूं कह ले अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं एंड दे ऑल आर एक्सेसिंग the classes in the class hierarchy, then all the application objects need this specific selection criteria। यानी अगर 6 हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं या 6 एप्लीकेशंस हैं वो हमारी क्लासेस को एक्सेस कर रही हैं, तो 6 एप्लीकेशंस के अंदर 6 क्राइटेरियाज होने चाहिए जो क्लासेस, हर क्लास के अगेंस्ट सिलेक्शन को आइडेंटिफाई करे या एप्रोप्रिएट क्लास को एक्सेस करे from the class hierarchy to access the obviously relevant services। यानी क्लास सिलेक्शन क्राइटेरिया अब एप्लीकेशन कोड का पार्ट होना चाहिए। ये हमारा बेसिकली मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि विच क्लास एक्चुअली टू एक्सेस एट द रन टाइम। अब इस मसले की वजह से, यानी अगर हम ये अप्रोच यूज करें कि हम अपनी एप्लीकेशन साइड के ऊपर ही सारा अपना सेल जो हमारा क्राइटेरिया जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो लिख दें, तो इससे हम लोग एक बहुत नॉन इनकरेजेबल चीज को हम लोग इनकरेज कर रहे हैं, दैट इज द हाई डिग्री ऑफ कपलिंग। यानी हम अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है ही विल बी इंटरैक्टिंग विद द कंप्लीट क्लास हायरार्की ऑल द टाइम। क्योंकि अगर 6 क्लासेस हैं तो हर क्लास के अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंशन होगा, यानी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा बिटवीन द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट and the class hierarchy, which is not very encourageable in the software design। क्योंकि मैंने आपको आज के लेक्चर के शुरू में बोला था कि we always encourage loose coupling, लेकिन इसकी मदद से we will end up with the high degree of coupling। एक तो ये रीजन। दूसरी ये चीज कि फॉर एग्जांपल अगर क्लास हायरार्की के अंदर अगर कोई चेंज होता है, यानी कोई क्लास ऐड होती है या कोई क्लास रिमूव होती है या कोई और चेंज आती है, तो हर वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जिसने क्लास सिलेक्शन क्राइटेरिया को लिखा हुआ है उसको वो चेंज करनी पड़ेगी। 6 क्लास ऑब्जेक्ट, 6 एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हैं, हर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को वो चेंज करनी पड़ेगी जो क्लास हायरार्की में हो रही है। यानी दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेनेबिलिटी का इशू बहुत बड़ा आ जाएगा अगर हम ये अप्रोच को यूज करेंगे। ये अप्रोच को यूज करने से मेरी मुराद ये है कि हम एप्लीकेशन कोड के अंदर ही एम्बेड कर दें क्लास सिलेक्शन का क्राइटेरिया। तो मतलब अगर मैं इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करूं तो जो इस वक्त डायग्राम आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, इट इज बेसिकली शोइंग अ वेरी हाई डिग्री ऑफ कपलिंग। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी यूं कह लें हो गई है बिटवीन द कंपोनेंट्स। अब मैंने कंपोनेंट्स जानबूझ के यहाँ शो इसलिए किए हैं कि जस्ट टू गिव यू अ फीलिंग कि कपलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अभी क्योंकि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस एक मेन क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी हमारा एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है जिसको मैं क्लाइंट बोल रहा हूं, और अभी क्लास हायरार्की के अंदर एक सुपर क्लास है, यानी एक पैरेंट क्लास मैंने बनाई है और 2 सब क्लासेस ही अभी बनाई हैं। इट कैन बी मल्टीपल। अब जो हमने अभी अप्रोच डिस्कस किए वो अप्रोच बेसिकली क्या ये रही है कि जो हमारा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है या जो हमारा क्लाइंट है वो हर सब क्लास के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। यानी अगर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ने सब क्लास 2 को एक्सेस करना है तो उसके लिए एक इफ स्टेटमेंट एप्लीकेशन यानी ऐप ऑब्जेक्ट के अंदर अलग से लिखा होगा। अगर ऐप ऑब्जेक्ट सब क्लास 1 को एक्सेस कर रहा है तो उसके लिए इफ स्टेटमेंट ऐप ऑब्जेक्ट के अंदर अलग से लिखा होगा, एंड दिस विल कंटिन्यू टू ग्रो। अगर 100 हमारी सब क्लासेस बन रही हैं देन वी विल हैव 100 इफ स्टेटमेंट्स इनसाइड आवर ऐप कोड। अब ये तो हमारा अभी एक क्लाइंट का ऑब्जेक्ट है। अगर फॉर एग्जांपल कोई और ऑब्जेक्ट है या कोई और एप्लीकेशन है जो कुछ क्लासेस को एक्सेस कर रही है इस क्लास हायरार्की में से, और हम एक क्लास को रिमूव कर देते हैं, तो हमें हर एप्लीकेशन कोड एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में जाके चेंज करनी पड़ेगी। यानी मैंने डायरेक्टली ये कह रहा हूं कि हमें हर एप्लीकेशन कोड में जाके वो इफ स्टेटमेंट रिमूव करनी पड़ेगी जो कि उस पर्टिकुलर सब क्लास को हैंडल कर रही थी। यानी हमारे केस में अगर मैं ये कहूं कि इफ वी विल रिमूव सब क्लास 1 देन वी विल हैव टू ओपन द क्लाइंट कोड ऑफ एप्लीकेशन ऐप कोड, वी हैव टू रिमूव दैट
लाइन जहां पे हमने ये चेक लगाया हुआ है कि इफ सब क्लास 1 ऑब्जेक्ट इक्वल्स समथिंग, या हमारा जो सैंपल ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल्स सब क्लास 1, तो फिर सब क्लास 1 के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करो और फिर उसका कोई मेथड एक्सेस करो। अब जो बेसिक अगर प्रॉब्लम अगर मैं डिस्कस करूं जो इस डायग्राम में आइडेंटिफाई हो रही है, वो ये हो रही है कि जो ऐप कोड है या जो हमारा क्लाइंट है, ऐप ऑब्जेक्ट का जो कोड है, उसको हमने वो काम भी दे दी जो उसके करने का नहीं है। यानी जो ऐप कोड है उसका काम क्लास सिलेक्शन करना नहीं है, उसका काम ये नहीं है कि वो क्लास की ऑब्जेक्ट को मेंटेन करे, यानी ये ख्याल रखे कि कौन सी क्लास ऐड हो गई है और कौन सी क्लास ड्रॉप हो गई है, यानी किस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने ऐड करना है और किस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने रिमूव करना है। ये भी हमने जो ऐप ऑब्जेक्ट है उसमें हमने ओवरलोड कर दिया है। तो मेन प्रॉब्लम यहां पे हमारा आ रहा है कि हमने ओवरलोड कर दिया है अपने क्लाइंट कोड को, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट साइड है दैट इज नॉट ओनली वन एप्लीकेशन। हो सकता है हमारी 6 से 7 एप्लीकेशन हो जो कुछ क्लासेस इसी क्लास हायरार्की में से एक्सेस कर रही हो। अगर हम ये अप्रोच यूज करेंगे तो हमें हर एप्लीकेशन जो हमारा जो क्लाइंट कोड है, हर क्लाइंट कोड में जाके चेंज करनी पड़ेगी जो भी क्लास हायरार्की में हो रही है, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। यानी मेंटेनेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू आ जाएगा हमारे पास, यानी मेंटेनेबिलिटी का नाइटमेयर इमर्ज कर जाएगा अगर हम ये अप्रोच को फॉलो करेंगे। अब इसका जो सोल्यूशन फैक्ट्री पैटर्न हमें प्रोवाइड करता है वो कुछ इस तरीके का प्रोवाइड करता है कि फैक्ट्री पैटर्न विल बेसिकली प्रोवाइड अस विद एन इंटरफेस, यानी हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट एंड लेट द सब क्लास डिसाइड विच क्लास टू इंस्टेंशिएट। फैक्ट्री पैटर्न बेसिकली डेफर करता है क्लास इंस्टेंशिएशन टू द इट्स सब क्लास, यानी इट वर्क्स ऑन द रूल्स ऑफ डेलीगेशन। यानी अब इसको अगर मैं अगर तो सिंपलीफाई फॉर्म में करूं, वो ये है कि जो काम हमारा क्लाइंट कोड कर रहा है, यानी ऐप ऑब्जेक्ट जो काम हमारा क्लास सिलेक्शन हायरार्कीज के को मेंटेनेबिलिटी के हिसाब से कर रहा है, वो काम हमारी एक नई क्लास करेगी जिसका नाम हमने फैक्ट्री क्लास रख दिया है। उस क्लास का काम ही सिर्फ ये होगा कि वो रेलिवेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन कोड, क्योंकि एप्लीकेशन कोड को रन टाइम पे मालूम पड़ता है कि कौन सी क्लास को एक्सेस करना है। तो रादर देन कि वो अपने पास एक क्राइटेरिया मेंटेन करे, उसने ये डेलीगेट कर दिया है। यानी अब डेलीगेट से मुराद ये है कि एक नई क्लास आ गई है जिसका काम सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्ट्स को मेंटेन करे। जिस भी क्लास या जिस भी एप्लीकेशन को या जिस भी क्लाइंट को क्लास हायरार्कीज में से कुछ क्लासेस एक्सेस करनी है, अब वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे, दे विल कॉल द फैक्ट्री क्लास, और फैक्ट्री क्लास बेसिकली विल इन रिटर्न गिव देम द रेफरेंस ऑफ द रेलिवेंट सब क्लास। तो अब बेसिकली एक लेयर हमने बीच में ऐड कर दी, उस लेयर का काम है टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लास हायरार्की एंड द क्लाइंट। Client will pass on the request to the factory. Factory will communicate with the class hierarchy and get the particular class reference या object reference, and it will return it back to the app code या जो हमारा client है। तो बेसिकली अब जो client है वो डायरेक्टली डील नहीं कर रहा क्लास हायरार्की के साथ, मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग डीकपल कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन जो कोड है उसको विद दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यानी ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला काम अब हमारी एप्लीकेशन कोड नहीं करा, यानी इनडायरेक्टली हमारा क्लाइंट की जान अब इस चीज से छूट गई है कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है। ये काम हमारा अब फैक्ट्री कर रहे हैं। तो अब और इससे हम ये भी अचीव कर रहे हैं कि हमने डीकपल कर दी है क्लास हायरार्की की कम्युनिकेशन को विद दैट ऑफ द ऐप कोड, क्योंकि जो ऐप कोड है या जो एप्लीकेशन कोड है या जो हमारा क्लाइंट है उसको नहीं मालूम होना चाहिए कि क्लास हायरार्की में क्या हो रहा है। अगर उसने क्लास हायरार्की की वर्किंग ही को मेंटेन करना है तो जो उसके अपने काम है वो कौन करेगा? तो जो हमारा क्लाइंट का जो काम है वो क्लाइंट की क्लास करेगी, जो ऑब्जेक्ट की जो क्रिएशन है और जो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट है वो एक नई क्लास हमने क्रिएट कर दी, उसका नाम हमने फैक्ट्री क्लास रख दिया। उसका काम ही सिर्फ ये कि ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट करे कि ऑब्जेक्ट के कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है और कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट को उसने डिस्ट्रॉय करना है। यानी अब यूं कह लें, अगर मैं थोड़ा फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के
वर्डिंग को यूज करूं कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन को इनकैप्सुलेट कर दिया है इनटू अ न्यू क्लास, और उस क्लास का नाम हमने रख दिया है फैक्ट्री क्लास। अब जो हमारी इनकैप्सुलेशन है, इट विल नॉट बी ओपन टू द ऐप कोड। जो हमारा क्लाइंट है उसको नहीं पता कि फैक्ट्री पैटर्न के या फैक्ट्री क्लास के अंदर वर्किंग क्या हो रही है। एप्लीकेशन कोड को सिर्फ यह पता है कि उसने रिक्वेस्ट पास ऑन करनी है फैक्ट्री को, और फैक्ट्री का इंटरनल को मैकेनिज्म चलेगा, और उस मैकेनिज्म के रिजल्ट के तौर पर एप्लीकेशन कोड को रेलेवेंट क्लास का रेफरेंस एज अ रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज इट। ये काम अब करेगा हमारा सिर्फ एप्लीकेशन कोड। अब अगर हम लोग फैक्ट्री की जो क्लास है उसकी इंटरनल वर्किंग पे आए, तो अब फैक्ट्री क्लास की इंटरनल वर्किंग, जिस मैंने आपको बताया था, देयर आर मोर देन वन अप्रोच टू इंप्लीमेंट फैक्ट्री पैटर्न। जो अप्रोच हम लोग आज यूज करने लगे हैं, मैं पहले उसको डिस्कस करता हूं। आज जो हम लोग अप्रोच यूज करेंगे वो यही होगी कि हम लोग एक सेंट्रलाइज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे फैक्ट्री पैटर्न का, और फैक्ट्री पैटर्न के राइट हैंड साइड पे एक क्लास हायरार्की होगी और लेफ्ट हैंड साइड पे एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होगा। जो जितनी भी कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लास हायरार्की एंड द ऐप कोड होगी, दैट वुड बी वाया फैक्ट्री क्लास। तो क्योंकि अ फैक्ट्री क्लास इज बेसिकली अ न्यू इंटरफेस बिटवीन द बोथ कम्युनिकेशन एंटिटीज। जो भी हमारी कम्युनिकेशन जो हमारी हो रही है बिटवीन द एंटिटीज, उसके दरमियान एक तीसरी लेयर आ गई है फैक्ट्री पैटर्न की। अब मैं इसको अगर पिक्टोरियली पुटअप करूं तो इट विल रिजल्ट समथिंग लाइक दिस, कि अब उसी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी जो क्लास डायग्राम, या यूं कह लें जो पहले आपको डायग्राम दिखाई थी, उसके अंदर दो मैंने कंपोनेंट दिखाए थे, एक क्लाइंट साइड का दिखाया था, एक क्लास हायरार्की का। अब मैंने एक नया कंपोनेंट ऐड कर दिया है, उसका नाम मैं रख दिया है फैक्ट्री पैटर्न या फैक्ट्री मेथड इंप्लीमेंटेशन। अब हो क्या रहा है, जो हमारा क्लाइंट का कंपोनेंट है यानी जो ऐप ऑब्जेक्ट है, वो रिक्वेस्ट भेजता है हमारे फैक्ट्री मेथड के इंटरफेस को। अब देखें क्लास डायग्राम के अंदर मैंने इंटरफेस को आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ एंगल ब्रैकेट्स। उस जो हमारा इंटरफेस है उसका नाम मैं रखा है क्रिएटर, और उसके अंदर मैंने एक मेथड आइडेंटिफाई कर दिया है, उसका नाम मैं रख दिया फैक्ट्री मेथड। अब याद रखिएगा कि जो इंटरफेस क्लास होती है वो कभी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि वो सिर्फ मेथड की आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प करती है कि कौन कौन सा मेथड होना चाहिए, और जो एक्चुअल क्लास जो इस मेथड को इंप्लीमेंट करेगी उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट क्लास, या कॉन्क्रीट, हमारे इस केस में कॉन्क्रीट क्रिएटर। अब कॉन्क्रीट क्रिएटर होगा, उसका काम ये होगा कि वो फैक्ट्री मेथड को इंप्लीमेंट करेगा, यानी इंप्लीमेंटेशन जो इंटरफेस क्लास के अंदर, या वो मेथड जो इंटरफेस क्लास ने आइडेंटिफाई किया है, हमारे केस में फैक्ट्री मेथड, उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी कॉन्क्रीट क्रिएटर के अंदर। और जो कॉन्क्रीट क्रिएटर है वो बेसिकली इस चीज को टेक केयर कर रहा है कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास हायरार्की क्रिएट होना चाहिए। अब क्लास हायरार्की में आपको जैसा नजर आ रहा है कि 3 क्लासेस हैं, एक पेरेंट क्लास है, 2 उसकी सब क्लासेस हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्ट सब क्लासेस का क्रिएट होना चाहिए और कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न होना चाहिए टू द क्लाइंट ऑब्जेक्ट या ऐप ऑब्जेक्ट, ये काम हमारा अब कॉन्क्रीट क्रिएटर का है। इट विल टेक केयर इट, या इट विल डू ऑल द नेसेसरी इंप्लीमेंटेशंस रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऐप ऑब्जेक्ट। अब इसको इस अप्रोच की मदद से हमने डीकपल कर दिया है अपने क्लाइंट की जो वर्किंग है विद दैट ऑफ द क्लास हायरार्की बाय इंट्रोड्यूसिंग अ थर्ड लेयर, जिसको मैंने फैक्ट्री मेथड कह दी है या फैक्ट्री इंप्लीमेंटेशन कह दी है। फैक्ट्री का काम ये है कि वो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की मैनेजमेंट या ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट करेगा। दिस इज वन अप्रोच टू इंप्लीमेंट द फैक्ट्री पैटर्न। अब हम लोग इसी अप्रोच को यूज करते हुए हम लोग एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ सुपर क्लासेस बनाएंगे, एक हम इंटरफेस क्लास बनाएंगे, और फिर हम लोग कुछ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देन वी विल ट्राई टू हैव अ लुक एट द जावा स्पेसिफिक कोड। अब जो मैं एग्जांपल आपके साथ यहां डिस्कस करने लगा हूं, एग्जांपल बहुत सिंपल सी है, लेकिन यू पीपल शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। यानी आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि इसमें डिजाइन पैटर्न अगर है तो इसका एडवांटेज क्या हो सकता है,
और अगर डिजाइन पैटर्न मौजूद नहीं है, यानी इफ वी विल सॉल्व द सेम प्रॉब्लम विदाउट द डिजाइन पैटर्न, तो उसके क्या ट्रेड ऑफ होंगे। अब बेसिक जो हमारा जो प्रॉब्लम बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत सिंपल सा है। आइडिया इज कि हम लोग बेसिकली यूजर से कुछ इनपुट रिसीव करना चाह रहे हैं, इधर वाया कंसोल यानी वाया कीबोर्ड, या इधर वाया हम कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। हम बेसिकली यूजर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट करवाना चाह रहे हैं। यूजर विल गिव अस द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज अ इनपुट, लेकिन उसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो स्पेसिफिक ऑर्डर्स उसके पॉसिबल हैं, यानी दो स्पेसिफिक सीक्वेंस उसके पॉसिबल हैं। इधर यूजर कैन इनपुट फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, ये एक उसकी पॉसिबिलिटी है ऑफ एंटरिंग द डाटा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, यानी लास्ट नेम सेपरेटेड बाय फर्स्ट नेम वो एंटर करेगा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यूजर जो है वो फर्स्ट नेम या वो सिर्फ एक ही वैल्यू एंटर करता है, यानी सिर्फ फर्स्ट नेम एंटर कर रहा है, यानी उसमें स्पेस भी नहीं है, उसमें कॉमा भी नहीं है, देन वी विल से कि अगर कॉमा नहीं है तो उसको लास्ट नेम के इक्वल कर दो, अगर स्पेस नहीं है तो उस कंप्लीटली को फर्स्ट नेम के इक्वल कर दो। मतलब जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा प्रोग्राम चलेगा, उसके अंदर हमें जो आउटपुट नजर आएगी वो लास्ट नेम पहले आएगी और फर्स्ट नेम बाद में आएगी, लेकिन लास्ट नेम कौन सा है और फर्स्ट नेम कौन सा है जो यूजर ने इनपुट किया है, ये जो सिलेक्शन होगी ये हमारा जावा कोड इसको हेल्प आउट करेगा। लेकिन बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द जावा कोड, ऑब्वियसली वी विल हैव टू डिजाइन द सॉल्यूशन फर्स्ट। हमें पहले ये देखना है कि हमारी इस रिक्वायरमेंट के, जो कि बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी प्रोस्पेक्टिव जावा क्लास कौन सी बन सकती है, उसमें कौन कौन सी क्लासेस पार्टिसिपेट कर सकती हैं और उनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है। नाउ द पॉसिबल क्लास डायग्राम, या यूं कह लें कि जो एक प्रपोज सोल्यूशन मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये है कि एक सुपर क्लास हम बनाएंगे नेमर की, जिसके अंदर हम एक सब क्लास बनाएंगे फर्स्ट की, जो कि इस चीज को हैंडल करेगा कि सिर्फ फर्स्ट नेम एंटर हुआ है। दूसरी जो हमारी क्लास होगी या दूसरी हमारी जो सब क्लास होगी उसका नाम होगा लास्ट फर्स्ट, यानी यूजर ने लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम एंटर कर दिए। अब ये हमारी एक क्लास हायरार्की है, जो कि हमने अभी फैक्ट्री पैटर्न में देखा कि एक साइड पे आपकी क्लास हायरार्की होगी और दूसरी साइड पे हमारा क्लाइंट का ऑब्जेक्ट होगा। अब इन बिटवीन हमने एक इंटरफेस को ऐड कर दिया। हमारे केस में जो इंटरफेस है, या यूं कह लें जो फैक्ट्री पैटर्न इंप्लीमेंट हो रहा है, वो हमने एक नई क्लास बना दी और उस क्लास का नाम रख दिए नेमर फैक्ट्री। अब नेमर फैक्ट्री का काम ये है कि वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की जो क्लास है, जो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर नजर आ रही है, वो उससे कुछ डाटा रिसीव करेगी और फिर आगे जो भी उसकी रिक्वेस्ट होगी, यानी अगर यूजर ने फर्स्ट नेम के फॉर्मेट में डाटा एंटर की है या लास्ट नेम फर्स्ट नेम के फॉर्मेट में डाटा एंटर की है, ये दो पॉसिबल फॉर्मेट हैं। अब ये एप्लीकेशन कोड को नहीं पता टिल द यूजर एंटर द वैल्यू, यानी अब यूं समझिए कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन के वक्त तक एप्लीकेशन कोड को नहीं पता कि यूजर ने किस फॉर्मेट में अपना नेम एंटर करना है, यानी फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम के फॉर्मेट में एंटर करना है या लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम के फॉर्मेट में एंटर करना है। यानी रन टाइम सिलेक्शन बेसिकली एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को चाहिए है, रन टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएशन चाहिए है या रन टाइम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन चाहिए है हमारे एप्लीकेशन कोड को, क्योंकि जब तक यूजर इनपुट नहीं करेगा वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि नेमर की कौन सी सब क्लास को उसने एक्सेस करना है। कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम कोई स्पेसिफिक सब क्लास को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। हम लोग नेमर क्लास यानी जो सुपर क्लास है उसकी एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द सब क्लास एक्सेसिबिलिटी। तो जो नेम फैक्ट्री है वो बेसिकली हैंडल करेगी ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जिस तरह अभी हमने देखा था फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में, और जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है
हमारे केस में जो हमारी मेन क्लास होगी जिसके अंदर हमने मेन का कोड लिखा होगा वो पैरामीटर पास करेगा फैक्ट्री क्लास को, और फैक्ट्री क्लास बेसिकली रन टाइम पर डिसाइड करेगी कि इधर इट हैज टू इंस्टेंशिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास फर्स्ट और either it has to instantiate the object of subclass last first. सुपर क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करना है वो अभी हेडेक नहीं है। अभी सब क्लास कौन सी क्रिएट होनी है रन टाइम के ऊपर वो अभी हमारा हेडेक है। उसकी मेंटेनेबिलिटी के हिसाब से या उसको मेंटेन करने के हिसाब से उसकी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट हमारा अभी हेडेक है, ना कि सुपर क्लास की। क्योंकि सुपर क्लास को कैसे क्रिएट करना है, सुपर क्लास कैसे किस वक्त क्रिएट होगा वो भी हमारा अभी हेडेक नहीं है। ये ओवरऑल हमारी क्लास डायग्राम की होलिस्टिक ओवरव्यू है। अब यहां पे एक चीज और दिमाग में रखें कि इंटरफेस का कीवर्ड जावा में एग्जिस्ट करता है लेकिन मे बी इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी अदर लैंग्वेज। यानी फॉर एग्जांपल हो सकता है C++ में इंटरफेस का कीवर्ड तो ना हो लेकिन फंक्शनैलिटी हो। तो मैंने जानबूझ के इंटरफेस का कीवर्ड ना क्लास डायग्राम में लिखा है और ना ही जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे यानी जब हम जावा कोड लिखेंगे इंटेंशनली आई हैव नॉट यूज्ड द इंटरफेस कीवर्ड जस्ट टू गिव दिस फीलिंग कि हो सकता है कि इंटरफेस के बगैर भी या इंटरफेस कीवर्ड के बगैर भी हम फंक्शनैलिटी अचीव कर सकें फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न की। नाउ आई विल ट्राई टू यूज द जेनेरिक कंपोनेंट्स, मतलब वो कॉन्सेप्ट मेरी कोशिश है यूज करूं जो कि मेजरली सारी लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज द मेन रीजन कि हम आज वाली एग्जांपल में इंटरफेस का कीवर्ड इंटेंशनली यूज नहीं करेंगे। जो एग्जांपल हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीटली देखेंगे उसमें इंटरफेस का कीवर्ड हम लोग यूज कर लेंगे। तो सिर्फ ये है मोटिवेशन कि आपको एक पहले जेनेरिक एग्जांपल कराई जाए जिसमें हो सकता है आप इसको .NET में, C++ में, PHP के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर सकें एज इट इज विद माइनर चेंजेस। अगर मैं इंटरफेस का कीवर्ड स्पेसिफिकली डाल दूंगा तो दैट वुड बी एट द फर्स्ट क्लास वुड बी जावा स्पेसिफिक। दैट इज द मेन रीजन। अब हमें समझ आ गया कि हमारी बेसिकली 5 क्लासेस बनेंगी, 3 क्लास हायरार्की के लिए, एक फैक्ट्री के लिए और एक हमारा जो एप्लीकेशन कोड होगा यानी वी हैव टू एक्चुअली टेस्ट द फैक्ट्री। तो अब 5 हमारी क्लासेस बनेंगी और हर क्लास के अंदर जो मेथड होगा वो हम अब एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हाउ फैक्ट्री विल गेट एग्जीक्यूटेड। अब सबसे पहले हम जो हमारी सुपर क्लास है, जो नेमर की क्लास है, उसका कोड देख लेते हैं। अब जो कोड आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, मैंने लिखा है क्लास नेमर। उसके बाद मैंने 2 प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग्स टाइप के वेरिएबल डिफाइन किए हैं। जो पहला प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है उसका नाम है लास्ट और दूसरा जो प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है उसका नाम है फर्स्ट। अब यहां मैंने प्रोटेक्टेड इसलिए लिखा है कि आई वांट दैट दीज 2 वेरिएबल्स शुड बी एक्सेसिबल विद इन द डिराइव्ड क्लासेस ओनली, नॉट आउटसाइड द क्लासेस। यानी क्लास हायरार्की के आउटसाइड कोई भी इन 2 स्ट्रिंग्स को यूज ना कर सके। अगर मैं इसको पब्लिक कर दूंगा तो आउटसाइड द क्लास इसकी एक्सेस हो जाएगी, अगर प्राइवेट कर दूंगा तो ड्राइव क्लास भी इसको एक्सेस नहीं कर सकेगी। तो द ओनली ऑप्शन विद आई एम लेफ्ट विद इज द यूजेज ऑफ द प्रोटेक्टेड क्लास। मैं प्रोटेक्टेड क्लास को या प्रोटेक्टेड जो स्कोप है वो इसको यूज करूं और मैं इन वेरिएबल के साथ अटैच कर दूं। अब जिससे मैंने आपको जब हमने जावा की डिस्कशन स्टार्ट की थी तो मैंने आपको उसमें ये कहा था कि डायरेक्ट एक्सेस टू द वेरिएबल्स यानी स्ट्रिंग लास्ट और स्ट्रिंग फर्स्ट को की डायरेक्ट एक्सेस हम लोग कभी भी एप्रिशिएट नहीं करते ड्यू टू डाटा सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन हाइडिंग कह लें। डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं होनी चाहिए टू द वेरिएबल्स, हमेशा एक्सेस वाया मेथड्स पॉसिबल होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने जिससे आपको जब जावा की डिस्कशन की तो मैंने बताया था वी ट्राई कि हम हर वेरिएबल के साथ उसका गेटर और सेटर मेथड भी हम लोग बना देते हैं। जो सेटर मेथड होता है वो इनिशियलाइज करता है वेरिएबल की वैल्यू को और जो गेटर मेथड होता है वो रिटर्न करता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को। यानी कोई भी क्लास अगर इन 2 जो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू को अगर रीड करना चाह रहा है तो वो गेट मेथड यूज करेंगे। अगर कोई भी क्लास जिसको एक्सेस है इन वेरिएबल की वैल्यू को राइट करने की तो वो सेट मेथड या सेटर मेथड यूज करेंगे
टू चेंज द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल। अब क्योंकि हमें अभी सिर्फ अपनी फैक्ट्री पैटर्न के लिए गेटर की जरूरत है, तो इसके लिए मैंने गेट फर्स्ट बना दिया है फर्स्ट वेरिएबल के लिए, जो कि रिटर्न करता है फर्स्ट, यानी जो भी फर्स्ट की करंट वैल्यू होगी वो रिटर्न कर दिया करेगा। और जो दूसरा मैंने जो मेथड बनाया है उसका नाम मैं रखा है गेट लास्ट, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो है स्ट्रिंग, यानी ये मेथड एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। और इसके अंदर मैंने लिख दिया है रिटर्न लास्ट, यानी जो लास्ट वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया है अपनी नेमर क्लास के अंदर, उसकी जो भी वैल्यू होगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, वो ये मेथड रिटर्न कर दिया करेगा। उसके बाद मैंने क्लास को मैंने बंद कर दिया, यानी आई हैव इनक्लोज द क्लासेस विद द ब्रेसेस। ये हमारी पहली सुपर क्लास है जिसको हम लोग पेरेंट क्लास बोलेंगे। दूसरी क्लास जो हमारी अब है हायरार्की में, वो हमारी पहली सब क्लास है, दैट इज फर्स्ट। अब जिससे हमारी सब क्लास थी, तो अब सब क्लास को इंप्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द कीवर्ड एक्सटेंड। मैंने लिखा है क्लास फर्स्ट एक्सटेंड्स नेमर। इसका मतलब है कि नेमर में जो मेथड है, या जो कि दो ही मेथड है, गेट फर्स्ट और गेट लास्ट, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे अलॉन्ग विद द टू प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स, यानी स्ट्रिंग फर्स्ट और स्ट्रिंग लास्ट भी इसको एज अ पैरामीटर, यानी ये एक्सेस कर सकता है, ये क्लास एक्सेस कर सकती है, बिकॉज इट इज अ ड्राइव क्लास। और जो विजिबिलिटी स्कोप है हमारे डाटा मेंबर्स का वो प्रोटेक्टेड है। अब ये जो हमारी क्लास फर्स्ट है, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने फंक्शनैलिटी एम्बेड कर दी है कि टू फाइंड आउट कि जो हमें स्ट्रिंग पास ऑन होगी जो कि यूजर एंटर करेगा, क्या वो फर्स्ट के फॉर्मेट में है या लास्ट फर्स्ट के फॉर्मेट में है। अब इसमें हमने रूल ये रखा है कि अगर तो दो वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है, यानी फॉर एग्जांपल अगर यूजर एंटर करता है अली स्पेस अहमद, तो स्पेस इज बेसिकली अ टोकन विच विल हाईलाइट कि इट इज बेसिकली सेपरेटिंग द टू नेम्स। क्योंकि कॉमा एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम वी विल बेसिकली लुक फॉर द इंडेक्स ऑफ स्पेस, कि स्पेस पहली कहां लाई करती है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अब जैसे ही हमें स्पेस मिल जाती है अपनी स्ट्रिंग के अंदर, यानी अली के बाद स्पेस मिल जाती है, तो वो उस वक्त हम लोग ये इमीडिएटली डिसाइड कर लेते हैं कि जो अली है दैट इज फर्स्ट नेम, यानी स्पेस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नाम है या जो भी स्ट्रिंग है वो हमारी फर्स्ट नेम है, और जो स्पेस के राइट हैंड साइड पे स्ट्रिंग है वो हमारी लास्ट नेम है। लेकिन अगर स्पेस नहीं मिलती, इफ देयर इज नो स्पेस, यानी यूजर ने लिख दिया अली अहमद लिख दिया विदाउट स्पेस, तो हम उस वक्त ये अज्यूम करेंगे कि अली अहमद इज द लास्ट नेम, देयर इज नो फर्स्ट नेम। तो ये हमारी assumption है कि अगर स्पेस है तो स्पेस के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो स्ट्रिंग है वो फर्स्ट नेम है, और स्पेस के राइट हैंड साइड वाली जो स्ट्रिंग है वो लास्ट नेम है। इफ देयर इज नो स्पेस देन द कंप्लीट स्ट्रिंग इज द लास्ट नेम, यानी विदाउट फर्स्ट नेम। तो ये हमारी assumption है। अब इसी बिजनेस रूल को अगर हम इंप्लीमेंट करें, तो बेसिकली जावा हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो मैंने बेसिकली एक इंटीजर डिक्लेयर किया आई, मैंने लिखा इंट आई इज इक्वल टू लास्ट इंडेक्स ऑफ, ब्रैकेट में मैंने डबल कोट्स लिख दिए जिसको बेसिकली स्पेस कहते हैं। अब जो ये एस है इसका सिर्फ दिमाग में रखें, ये जो एस है दिस इज बेसिकली द स्ट्रिंग विच द यूजर हैज एंटर्ड ईदर वाया कंसोल और वाया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो एस है बेसिकली ये फर्स्ट केस में यूं समझे अली स्पेस अहमद है, तो एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ब्रैकेट में हमने लिख दिया स्पेस, तो जो आई के अंदर वैल्यू रिटर्न होगी वो रिटर्न होगी 4, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स हमारा बना हुआ है ए पे, दूसरा इंडेक्स बना हुआ है एल पे, तीसरा इंडेक्स बना हुआ है आई के ऊपर, और चौथा इंडेक्स हमारा बना हुआ है स्पेस पे। तो आई के अंदर वैल्यू आ गई 4। उसके बाद हमने ये चेक लगा लिया कि इफ आई इज ग्रेटर देन 0, कि क्या स्पेस एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आई की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होगी। तो अगर तो 0 से बड़ी है आई की वैल्यू, दैट मीन कि देयर इज अ स्पेस। हमारे केस में आई की वैल्यू 4 रिटर्न हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आई के स्पेस के एग्जिस्ट कर रहा है वो फर्स्ट नेम है, और यही हमने किया। फर्स्ट इज इक्वल टू एस डॉट सब स्ट्रिंग 0, आई।
यानी जो भी हमारी हमारी जो स्ट्रिंग हमें पास ऑन हुई थी उसके अंदर एक सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करो, और जो सब स्ट्रिंग की लोकेशन है वो स्टार्ट होगी 0 इंडेक्स से और एंड होगी ith इंडेक्स पे। जो ith इंडेक्स है दैट इज 4, दैट इज बेसिकली द स्पेस, यानी स्पेस यहां से यहां पे उसको मिल गई थी। तो जो भी फर्स्ट स्पेस तक स्ट्रिंग बनती है जो कि ALI बनती है, उसको साइन कर दो फर्स्ट जो हमारा स्ट्रिंग है उसके ऊपर, यानी उसको जो ये अब फर्स्ट वाला वेरिएबल है दैट बिलोंग्स टू द पेरेंट क्लास, ये नेमर क्लास का वेरिएबल है जो कि हम यहां पर डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। और लाइकवाइज जो लास्ट वेरिएबल है उसको साइन कर दो s डॉट सब स्ट्रिंग i+1, क्योंकि i की वैल्यू थी 4, i+1 वुड बी 5, यानी अहमद का जो पहला करेक्टर है a, वहां से स्टार्ट हो जाओ और टुवर्ड द एंड जाओ, जो भी स्ट्रिंग बनती है यानी अहमद बनती है वो असाइन कर दो लास्ट वेरिएबल को। अगेन दिस लास्ट वेरिएबल बिलोंग टू द पेरेंट क्लास। ये हमारा नॉर्मल केस था कि स्पेस एग्जिस्ट कर रही थी बिटवीन द टू क्लासेस, बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स। अब दूसरा केस देख लेते हैं कि मैंने एंटर कर दिया अली अहमद, देयर इज नो स्पेस। तो उस केस में जो हमारी आई की वैल्यू है दैट इज नॉट ग्रेटर देन 0, रीजन देयर इज नो स्पेस। जब स्पेस ही नहीं होगा तो इंडेक्स, कोई इंडेक्स जो आई की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से ग्रेटर नहीं होगी, यानी यूं समझे जब स्पेस नहीं मिलती या जो लास्ट इंडेक्स ऑफ का मेथड है वो उसी वक्त 0 से ग्रेटर वैल्यू रिटर्न करता है जब उसको स्पेस मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो 0 से ग्रेटर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स वाली होगी। एल्स वाली में हमने रूल ये बना लिया था कि अगर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती तो कंप्लीट नेम है वो वहां लास्ट नेम है, वही हमने यहां पे किया है। हमने लिखा है फर्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी एंड लास्ट इज इक्वल टू एस। एस वही स्ट्रिंग थी जो यूजर ने पास ऑन की थी। तो हमारा बिजनेस रूल यहां पे इंप्लीमेंट हो गया कि अगर तो स्पेस एग्जिस्ट करती है तो स्पेस के लेफ्ट हैंड साइड वाली स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, स्पेस के राइट हैंड साइड वाली स्ट्रिंग लास्ट नेम, एल्स द कंप्लीट स्ट्रिंग इज द लास्ट नेम विदाउट फर्स्ट नेम। ये बिजनेस लॉजिक हमने कंस्ट्रक्टर में इंप्लीमेंट कर दी है फर्स्ट की क्लास में। अब दूसरी जो हमारी सब क्लास है दैट इज लास्ट फर्स्ट क्लास, वो भी एक्सटेंड करिए नंबर क्लास को। अब इस केस में ये हमारा अब दूसरा सिनेरियो है जब लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम है, यानी अब हमने इसमें ये रूल बना दिया कि यूजर जब भी कॉमा एंटर करेगा तो कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लास्ट नेम होगा और राइट हैंड साइड के ऊपर फर्स्ट नेम होगा। मतलब ये ऑर्डर हमने आइडेंटिफाई किया था। अगेन अप्लाइंग द सेम रूल, हमने अब लिखा i इज इक्वल टू s डॉट इंडेक्स ऑफ कॉमा, यानी जो भी इंडेक्स कॉमा का है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। अगर तो कॉमा एग्जिस्ट करता है, यानी अब अगेन हम देख लेते हैं अली कॉमा अहमद देखें अगर, तो जो फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न होगा दैट वुड बी 4, अगेन इट इज ग्रेटर देन 0। तो इन दैट केस लास्ट इज इक्वल टू s डॉट सब स्ट्रिंग 0 कॉमा ith, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम है। तो जो कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड वाली स्ट्रिंग है अब वो लास्ट नेम है, वही हमने की है। और जो कॉमा के राइट हैंड साइड वाली स्ट्रिंग है वो अब राइट हैंड साइड वाली स्ट्रिंग, मतलब वो अब हमारा फर्स्ट नेम है। लेकिन अगर हमारा कॉमा एग्जिस्ट नहीं करता तो आवर कंप्लीट स्ट्रिंग इज द लास्ट नेम विदाउट द फर्स्ट नेम। तो ये क्लास बेसिकली टेक केयर कर रही है कि जब हमारा कॉमा एज अ डिलिमिटर है, एक कॉमा की बेस पे हमने सेपरेशन करनी है। ये हमारी 2 सब क्लासेस हो गई और एक सुपर क्लास हो गई। नाउ इट इज अ टाइम टू बिल्ड द फैक्ट्री, यानी जो फैक्ट्री पैटर्न है उसको बेसिकली अब हम लोग सिमुलेट कर रहे हैं। फैक्ट्री पैटर्न क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्लास बनाई हमने फैक्ट्री नेम जो कि हमारी क्लास थी, उसमें अब हमने एक मेथड बनाया पब्लिक नेमर गेट नेम ब्रैकेट में स्ट्रिंग स्पेस एंट्री, यानी हमने एक मेथड बनाया जो कि हमें नेमर क्लास की तरह का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और हम इसमें एक स्ट्रिंग पास करेंगे जिसका नाम हमने एंट्री रख दिया। अब जो ये मेथड है ये बेसिकली अब ये काम कर रहा है सिलेक्शन का, कि अगर तो कॉमा एग्जिस्ट करता है तो लास्ट फर्स्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, और अगर कॉमा एग्जिस्ट नहीं करता तो फर्स्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके
रिटर्न कर दो। अब रिटर्न जब करेंगे तो ऑब्वियसली नेमर क्लास सुपर क्लास है, उसी टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। अब इसी के लिए अब लिखा है मैंने इंट आई इज इक्वल टू एंट्री डॉट इंडेक्स ऑफ कॉमा। एंट्री वो स्ट्रिंग है जो यूजर ने पास की है, फॉर एग्जांपल अली स्पेस अहमद। अब इसमें कहीं कॉमा एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है जो आई की वैल्यू होगी इट इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो उस केस में ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा फर्स्ट का, और होना भी चाहिए क्योंकि जो अगर कॉमा एग्जिस्ट नहीं करता तो फर्स्ट वाली सब क्लास है जो इस केस को हैंडल करती है। अगर मैं एंटर कर दूं अली कॉमा अहमद, इन दैट केस जो कॉमा होगा वो फोर्थ लोकेशन में एग्जिस्ट करेगा एंड आई इज ग्रेटर देन 0, यानी 4 इज ग्रेटर देन 0। उस केस में लास्ट फर्स्ट जो हमारी सब क्लास है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। अब यहां पे देखें हमने न्यू का कीवर्ड यूज किया है। अब न्यू का कीवर्ड बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब ये जो कोड है स्पेसिफिकली नेम फैक्ट्री वाला जो मैंने ये कोड लिखा है सिलेक्शन वाला इफ एल्स वाला, ये वो कोड है जो कि बेसिकली हमने पहले ऐप कोड यानी जो हमारा क्लाइंट साइड है वहां पे लिख दिया था। अब हमने वहां से निकाल के उसको इस क्लास का पार्ट बना दिया है, यानी अब जो फैक्ट्री क्लास है इट विल टेक केयर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जो कि अभी आपको यहां पे होता हुआ नजर भी आ रहा है, यानी कंडीशनल ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रही है ऑफ द सब क्लासेस। यहां पे गौर से देखें मैंने कहीं भी नेमर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, हमेशा मैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं और फिर रिटर्न कर रहा हूं। तो ये हमारी फैक्ट्री मेथड है। अब इसी तरीके से अगर हमारी सब क्लासेस इंक्रीज होती जाएंगी तो हमारे ये जो इफ के चेक्स हैं ये इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन ये सेंट्रलाइज चेंज होगी, यानी एक ही जगह चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये हमारी एप्लीकेशन कोड का पार्ट होता तो हर एप्लीकेशन कोड में हमें इसको चेंज करना पड़ता। अब हम लोग अपनी जो हमने फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री जो हमने क्लास बनाई है और जो हमने सब क्लासेस बनाई हैं, नाउ इट इज अ टाइम टू टेस्ट द फैक्ट्री कि हाउ दिस फैक्ट्री विल लुक लाइक। अब हमने एक क्लास बनाई और टेस्ट फैक्ट्री, उसके अंदर मैं लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारी मेन क्लास है जो कि एक्चुअली एग्जीक्यूट होगी। इस क्लास में पहले मैंने नेम फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी नेम फैक्ट्री फैक्ट्री स्पेस एंड फैक्ट्री इज इक्वल टू न्यू नेम फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। सुपर क्लास का और सब क्लास को मैंने नहीं छेड़ा अभी तक। उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की, उसके बाद उस स्ट्रिंग में मैंने लिखा अली स्पेस खान, और फिर मैंने नेमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नेमर स्पेस नेमर इक्वल टू एन फैक्ट्री डॉट गेट नेम। अब जो ये गेट नेम का मेथड है ये फैक्ट्री ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल कर रहा हूं, और ये जो गेट नेम का मेथड है ये फैक्ट्री ऑब्जेक्ट का पार्ट है। मैंने डायरेक्टली कहीं भी सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं किया। अब ये जो गेट नेम वाला मेथड है ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की जो डेटा टाइप है दैट इज ऑफ नेमर। यही हमारी फैक्ट्री क्लास में भी था कि जो ये मेथड है गेट नेमर ये नेमर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अली स्पेस खान के केस में अब इसमें क्योंकि स्पेस आ गई है ये फर्स्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और उसको फिर हम जो भी वैल्यू हमारी फर्स्ट नेम की और लास्ट नेम की होगी वो हम लोग एक्सेस करेंगे नेमर के ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि जो नेमर क्लास है वो हमारी अब हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है हमारी सुपर क्लास का, यानी सुपर क्लास के हवाले से रेलिवेंट सब क्लास का। अब जब हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ब्रैकेट में नेमर डॉट गेट फर्स्ट, अब ये गेट फर्स्ट याद रखें वही मेथड है जो सुपर क्लास का पार्ट था, और इसको हमने एक्सेस किया है जो कि हमारी सब क्लास है, यानी फर्स्ट वाली जो हमारी इस केस में क्लास होगी उसके जरिए से हम गेट फर्स्ट को एक्सेस करेंगे और फर्स्ट जो स्ट्रिंग टाइप है या जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे जो कि हमारे केस में अली होगा, और जो गेट लास्ट है उसके अंदर हमें वैल्यू रिटर्न होगी खान, क्योंकि स्पेस एग्जिस्ट करती है बिटवीन द स्ट्रिंग। मैं अगर स्पेस को रिमूव कर दूं बिटवीन द स्ट्रिंग्स तो जो गेट फर्स्ट है वो मुझे एम्प्टी नजर आएगा और जो गेट लास्ट है वो कंप्लीट अली खान नजर आएगा। अब यहां पे देखें जो ये वाला कोड है ये बेसिकली हमारा क्लाइंट कोड है, दिस इज आवर क्लाइंट साइड कोड। अब इस जो ये क्लाइंट साइड कोड है इसका अब इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि फैक्ट्री के अंदर कौन सी सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और कौन सी सब क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे किया जा रहा है। ये सिर्फ फैक्ट्री क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है
और फैक्ट्री क्लास के ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट मेथड के अंदर पैरामीटर पास कर रहा है, दिस इज इट। यानी यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है डेलीगेशन। इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन डेलीगेट हो गई है हमारी फैक्ट्री क्लास को। तो दिस इज वन वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग द फैक्ट्री, यानी हमने अब टोटली डिकपल कर दिए क्लास हायरार्की को, जो कि हमारी नेमर फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट थी, विद दैट ऑफ द टेस्ट फैक्ट्री। इसको हम लोग पैरेंट भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ आवर फर्स्ट क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, दैट इज द फैक्ट्री पैटर्न। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसी पैटर्न को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे विद द कंप्लीट एग्जांपल, जिसमें हम लोग स्टार्ट ही कोड से करेंगे एंड देन वी एंड अप विद द क्लास डायग्राम। यहां भी हमने पहले क्लास डायग्राम बनाई थी और फिर हमने कोड किया था। अगले लेक्चर में हम लोग हम पहले कोड बनाएंगे, देन वी विल क्रिएट द क्लास डायग्राम एंड वी विल सी द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, जो कि हमारा फैक्ट्री पैटर्न है। तो आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।